नहीं सर। WHO द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है 20 फरवरी 2024 को। डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव GIDH, अगर बोले तो गिध, GIDH ये नाम है। किसके द्वारा किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ओके, याद रखना। और ये क्या काम करेगा भाई? ये विभिन्न देशों के बीच ज्ञान और डिजिटल उत्पादों को साझा करेगा। ठीक है, साझा करने का काम करेगा। इसका पूरा नाम क्या है? तो ये लिख लीजिए, डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ओके। और 2023 में जो बैठक हुई थी G20 की, उसमें भारत अध्यक्षता कर रहा था। इसी दौरान कुछ प्राथमिकता वाली बातें हुई थी। उस प्राथमिकता में सतत विकास लक्ष्य था। सतत विकास लक्ष्य है तकनीकी परिवर्तन, सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा, हरित विकास और पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर प्रगति। सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य ये लिख लो। ठीक है, तकनीकी परिवर्तन और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, डिजिटल बुनियादी ढांचा। ठीक है, फिर एक है हरित विकास और पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ। ठीक है, पर प्रगति। ये बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार, बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार। ठीक है, अगला पॉइंट भी लिख लीजिए इसमें। अभी जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव। ठीक है, अब इनमें से लिख लीजिएगा, इनमें से तकनीकी परिवर्तन और सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा पर कार्य करते हुए WHO ने, WHO ने अब यह लिखिएगा अलग से, यह डिजिटल स्वास्थ्य वर्ष, यह डिजिटल स्वास्थ्य 2030 तक 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक त्वरक है। ये क्या है? ये कई चीजों का नेटवर्क है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, यह फिर डैश देके ऐसे करके लिखिए, देश के लिए आवश्यक ट्रैकर, देश के लिए आवश्यक ट्रैकर, देश के लिए आवश्यक ट्रैकर। दूसरा पॉइंट लिखिएगा,
देश के संसाधनों का पोर्टल, देश के संसाधनों का पोर्टल, डैश करके ये ऐसे करके लिख लीजिएगा। देश में उपलब्ध संसाधनों का एक मानचित्र, देश में उपलब्ध संसाधनों का एक गुणवत्ता युक्त डिजिटल उपकरण और ज्ञान को साझा करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन टूलबॉक्स है। बस ऐसे लिख लेना। इसका उद्देश्य देखेंगे ना तो ये क्या करेगा, डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए स्पष्ट प्राथमिकता संचालित निवेश योजनाएं विकसित करेगा। ठीक है। डिजिटल स्वास्थ्य संसाधनों की रिपोर्टिंग और पारदर्शिता में सुधार लाएगा। प्रगति में तेजी लाने के लिए क्षेत्र और देश में ज्ञान के आदान प्रदान सहयोग को सुविधाजनक भी बनाएगा। प्रगति, ठीक है, और देश में डिजिटल स्वास्थ्य प्रशासन के संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण का समर्थन भी करेगा। इतना सारा काम है GIDH का। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। अब इसमें क्या है? लिखवा दीजिए सर। डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए स्पष्ट प्राथमिकता संचालित निवेश योजनाएं। ठीक है, डिजिटल स्वास्थ्य संसाधनों रिपोर्टिंग और पारदर्शिता में सुधार। ठीक है, प्रगति में तेजी लाने के लिए क्षेत्रों व देशों में ज्ञान के आदान प्रदान व सहयोग को सुविधाजनक बनाना। हो गया, हो गया। और एक लिखिएगा, एक है देशों में डिजिटल स्वास्थ्य प्रशासन के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रशासन के लिए संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण का समर्थन करना। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। तो डिजिटल स्वास्थ्य 2020 और 20 से 25 और इसके अगले चरण पर वैश्विक रणनीति के कार्यान्वयन के तकनीकी और वित्तीय सहायता बढ़ाना एक इसका ये भी उद्देश्य है। इसका एक उद्देश्य ये भी लिख लेना, डिजिटल स्वास्थ्य 2020 से 25 और इसके अगले चरण पर वैश्विक रणनीति के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता बढ़ाना। ओके, ये हमारी सहायता किस प्रकार से करेगा, लिख लीजिए, GIDH द्वारा सहायता। ये 3 प्रकार से सहयोग करेगा किसी का भी। कैसे? ये ध्यान देगा देश की आवश्यकता कितनी है। ठीक है, देश की आवश्यकता पर ध्यान देकर ये। दूसरा, गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्रदान करके, गुणवत्ता युक्त उत्पाद
प्रदान करके। फिर विखंडन और ओवरलैपिंग से बचने के लिए, ओवरलैपिंग से बचने के लिए संसाधनों को संरेखित करके, संसाधनों को संरेखित करके। ठीक है, जा रहे थे आपको ना कि ओवरलैपिंग वाला मामला, नए उपकरण जो होते हैं सामान्य मानक के साझा दृष्टिकोण का पालन किए बिना ही बनाए जाते हैं। मतलब वो क्या हो जाते हैं भाई, उनमें किसी मानक उनक का कोई दृष्टिकोण का मतलब पालन नहीं किया जाता है, तो वो विखंडन की स्थिति में आ जाते हैं, या फिर बोले तो ओवरलैपिंग के मामले में सामने आ जाते हैं। ठीक है, एक और इसमें लिख सकते हैं, देखिए एक लिखिएगा अलग से, तो स्वास्थ्य कर्मियों को ये उद्देश्य ही सब चल रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये उद्देश्य के अंतर्गत ही इसकी सहायता वाले बात आ गई, उद्देश्य के अंतर्गत ही अगला एक पॉइंट आ जाएगा, स्वास्थ्य कर्मियों को अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग उपकरण ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्वास्थ्य कर्मियों को अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग उपकरण ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक और, इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दोनों रिकॉर्ड रखने की, इलेक्ट्रॉनिक यस सर, यह डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिक बनाने में मदद भी करेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए प्रश्न आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, और जैसे मान लीजिए GIDH आ जाए, या फिर WHO द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म का संक्षिप्त परिचय देते हुए स्पष्ट करें कि यह सतत विकास लक्ष्य में अपनी भूमिका निभाएगा, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभाएगा। ठीक है, साथ ही अब इसके जो उद्देश्य हैं ऐसे भी हो सकता है कि डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म क्या है, इसके उद्देश्यों का वर्णन करते हुए G20 के दौरान विश्व के द्वारा किए गए प्रतिबद्धताओं की चर्चा करें। ठीक है, या फिर एक और हो सकता है कि WHO के द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म G20 सम्मेलन के दौरान की गई प्रतिबद्धता के प्रति समर्पित है। बात समझे, क्योंकि वो प्रतिबद्ध, यहां पे आप देखेंगे कहां पे बताए थे, ये बताया था ना कि G20 के दौरान जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान हुई थी, बताया था ना, लिखाए थे, तो उसी में से इस बात को ध्यान में रखा गया ना कि ये तकनीकी परिवर्तन सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा है ना, कि उस पर काम किया है WHO ने GIDH को लेकर, है ना, ये सतत विकास लक्ष्य को भी प्राप्त करेगा। अब ये आपको पता होना चाहिए कि सतत विकास लक्ष्य में कौन से नंबर का है जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी मामला है, स्वास्थ्य से संबंधित मामला है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, एक सटीक प्रश्न है ये। ठीक है, आप इस पर बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, आप वो चीजें भी बता सकते हैं। G20 में जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान हुई थी उनमें से एक पहचान इसके लिए भी की गई थी। ठीक है, इतना सब कुछ हम कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो सर इसमें GIDH के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। अब यह देश के लिए आवश्यक ट्रैकर के नेटवर्क का एक नेटवर्क होगा, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा हो जाए
क्या डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिक बनाने में मदद करेगा? तीसरा हो जाए, सतत विकास लक्ष्य के रूप में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक और स्टेटमेंट आ जाए कि देशों की आवश्यकताओं पर ध्यान देकर उन्हें गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्रदान करने में मदद करेगा। 4 स्टेटमेंट हैं। अब इसमें 1 2 3 4 भी किया जा सकता है, 1 2 3 भी किया जा सकता है, 2 3 4 किया जा सकता है। कितने स्टेटमेंट इसमें सही हो सकते हैं? और आजकल एक चीज और चल रहा है, कितने स्टेटमेंट, कितने कथन सही हैं, तो एक सही, एक दो सही है ना, ऐसे भी हो जाता है। तो इसमें फिलहाल चारों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है ना, चारों स्टेटमेंट इसके सही हैं। क्या वो नीति आयोग का कोई मसौदा तैयार हुआ है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति आयोग का मसौदा। जाहिर सी बात है, नाम नीति आयोग का है तो नीति आयोग द्वारा ही तैयार किया गया होगा। किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार करने से संबंधित है। वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना नाम से प्रकाशित किया गया है। बात समझे? तो कब जारी हुआ है? 16 फरवरी 2024 को जारी हुआ है। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है ना, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। पत्र जो है ना, उसका नाम क्या है? नाम है, किस नाम से जारी हुआ है ये पूछा जाए अगर तो भारत में, लिख लो भाई, भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, ऐसे फिर कर देना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना, इसी नाम से जारी किया गया है ये। ठीक है, अब किसने जारी किया है ये भी बात है। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, ये सबको पता हो गया, लेकिन जारी किसने किया है? तो जाहिर सी बात है, सबका दिमाग कहां जाएगा? नीति आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, नीति आयोग के सचिव के द्वारा। ऐसे जा सकता है ना दिमाग सबका? नहीं, लेकिन जारीकर्ता जो हैं उनका, वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं भैया। नाम क्या है इनका? सुमन बेरी। सुमन बेरी नाम है इनका। इन्होंने जारी किया इस रिपोर्ट को। इसमें क्या क्या है? वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है, तो इसमें किन किन चीजों को शामिल किया गया? तो वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, उनकी गरिमा और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन, ठीक है ना, इन 3 चीजों को बेस बनाया गया है। उनका सम्मान, उनकी गरिमा, प्रतिष्ठापूर्ण जीवन। ठीक है ना। भारत में जो बुजुर्गों की आबादी है, भारत में जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी आबादी है 10% से थोड़ा सा अधिक, लगभग 10.4 करोड़ जनसंख्या है इनकी, बुजुर्गों की। 2030 तक ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि देश की 12% आबादी 60 साल से अधिक उम्र की हो जाएगी। ठीक है, मतलब 15 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी इनकी, और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा नीति लानी पड़ सकती है। बात समझे? की टोटल आबादी कितनी हो जाएगी बुजुर्गों की? कुल जनसंख्या का 12%, मतलब लगभग 15 करोड़। अब उन 15 करोड़ लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की। सरकार उसी मसौदे को लेकर आएगी, वैसी नीति तैयार करेगी। ठीक है, 2050 तक बुजुर्गों की आबादी का आंकड़ा पहुंच जाएगा 19.5% के आसपास। ठीक है, तो आपको कितने आंकड़े मिले? एक तो मिला है, एक मिल गया कि 10% से थोड़ा सा ज्यादा। दूसरा मिला 2030 तक कितना? 12% के। तीसरा क्या मिला? 2050 तक कितना हो जाएगा? 19.5% के। ये 3 आंकड़े आपको याद रखने चाहिए। एग्जाम में कहीं भी हो सकता है आपसे किसी स्टेटमेंट में ये कोई एक इनमें से डाल दिया जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी,
इस रिपोर्ट में किन किन बातों को शामिल किया गया है? जैसे उनकी सुरक्षा की बात है, बुजुर्गों की सुरक्षा की बात है, तो इसमें कौन कौन से मुद्दे शामिल हैं? स्वास्थ्य, सॉरी एक मिनट रुकिए, शामिल मुद्दे क्या क्या है? तो स्वास्थ्य है भैया, पहली बात। आर्थिक, लिखते चलो इसको, सामाजिक और डिजिटल रूप से बुजुर्गों को सुरक्षित रखने की बात की गई है, ठीक है ना, को सुरक्षित रखने की बात की गई है। इस रिपोर्ट में इन सारी चीजों को शामिल किया गया है, बात समझे? तो थोड़ा सा हमें यह भी याद रखना है। बात क्लियर हुई यहां तक? यस सर। ध्यान रखना थोड़ा सा। इस मसौदे में बुजुर्गों को मुख्य रूप से 4 क्षेत्र, वही हमने अभी बता दिया आपको, तो 4 क्षेत्र हमको याद रखने भाई। ये 4 क्षेत्र, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल। आपसे पूछा जा सकता है नीति आयोग द्वारा जारी वरिष्ठ नागरिकों के लिए मसौदा में कितने क्षेत्रों को शामिल किया गया? तो 4 क्षेत्र हैं। 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब यह भी ध्यान रखना है, ये जो अभी पत्र तैयार हुआ है, ये मसौदा जो तैयार हुआ है, इसमें 4 क्षेत्रों में, सॉरी, बुजुर्गों के सशक्तिकरण को ध्यान में रखा गया है, बुजुर्गों के सशक्तिकरण को ध्यान में रखा गया है, उनके सेवा वितरण के काम को भी ध्यान में रखा गया है, साथ ही साथ आपकी जो वो 4 चीजें हैं उन सबको भी वर्गीकृत किया गया है। मतलब जैसे आप नॉर्मल तरीके से, स्थिति है, वर्तमान की स्थिति है कि नीति आयोग के अनुसार, नीति आयोग ने बताया है कि जो भारत में जितने भी बुजुर्ग हैं उनमें से 78% बुजुर्ग के पास पेंशन की कोई सुविधा नहीं है। एक रिपोर्ट ये भी है, नीति आयोग से ही संबंधित है। ये लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, लिखना है। देश में 78% बुजुर्गों के पास पेंशन की कोई सुविधा नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? भारत में सिर्फ 18% बुजुर्गों के पास स्वास्थ्य बीमा है। देखिए तीसरा नंबर पॉइंट है, एक शब्द है डिमेंशिया। ये शब्द लिख लो तो, डिमेंशिया। डिमेंशिया जैसी मानसिक बीमारी से पीड़ित होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 20% बुजुर्ग किसी न किसी रूप में मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। परिवार में लोगों की संख्या कम होती जा रही है। बुजुर्गों की देखभाल करने वालों की कमी होती जा रही है। बुजुर्गों की देखभाल करने वालों की कमी होती जा रही है। बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देखा है कि जर्मनी में 85% आबादी सरकारी हेल्थ स्कीम के तहत कवर होती है। बाकी 15% जो बचे हुए लोग हैं उनके पास निजी हेल्थ इंश्योरेंस है। तो सरकार क्या करेगी अब? उपाय लिख लीजिए, उपाय भी लिख लो। इसका उपाय क्या है? बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए सस्ते हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। बुजुर्गों की देखभाल से संबंधित उत्पादों को जीएसटी मुक्त रखना चाहिए। जीएसटी बोल रहे हैं, जीएसटी मुक्त रखना चाहिए। एक ये भी उपाय है। ऐसे ही आप देखेंगे सामाजिक रूप से उनको कैसे समस्या हो रही है। तो सामाजिक रूप में क्या है? सामाजिक परिवेश में बदलाव आ रहा है, और जो अभी हमने ऊपर बताया कि लोगों में, परिवार में लोगों की कमी आ रही है, इसलिए उनकी देखभाल नहीं हो पा रही उतनी अच्छे ढंग से। तो सामाजिक परिवेश में जो बदलाव आ रहा है उसकी वजह से बुजुर्गों का जीवन यापन और उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। सामाजिक रूप से सुरक्षित करने के लिए क्या करना होगा? उनको कानूनी जागरूकता फैलानी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं ना? कानूनी जागरूकता फैलानी चाहिए। सामुदायिक मदद को प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार उनके देखभाल के लिए कानून बनाए, ऐसा भी उपाय करना पड़ेगा। बात समझे? तो ये कुछ चीजें हैं इसमें, बाकी बहुत सारा सामान है, मामला इसमें। आप
डिजिटल के मामले में देखेंगे तो नीति आयोग के अनुसार धीरे धीरे सभी सेक्टर डिजिटल होते जा रहे हैं। नीति आयोग, आप लोग जानते बहुत कुछ है नीति आयोग के बारे में, लेकिन एक चीज याद रखना, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसका गठन किया गया है। ठीक है, भारत सरकार की नीति से संबंधित प्रमुख थिंक टैंक है। ये सरकार को ना दो काम करता है। कौन कौन सा? एक तो भाई निदेशात्मक और दूसरा है नीतिगत। सरकार को निदेशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है नीति आयोग। ये बात याद रखनी अपने को। ठीक है, ये राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, हुलॉक गिबन है। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा भाई? ये चर्चा में रहने का प्रमुख कारण इसका है कि अभी एक अध्ययन किया गया हाल फिलहाल में, और उसमें यह पता चला है कि म्यांमार में एक ही जगह पर इनकी संख्या सबसे अधिक है। ऐसा दावा किया गया शोधकर्ताओं के द्वारा कि म्यांमार में कहीं पर एक जगह है, वहां पर स्काईवॉकर हुलॉक गिबन की संख्या सबसे अधिक है। मतलब विश्व में किसी एक विशेष स्थान पर हुलॉक गिबन की संख्या सबसे अधिक है, तो वो जगह है म्यांमार में। बात समझे? इसलिए चर्चा में रहा है। ओके, ये है क्या भाई? इसको लिख लो, क्यों चर्चा में रहा है। चर्चा का विषय लिख लो। शोधकर्ताओं के अनुसार म्यांमार की बात कर रहे हैं भाई, म्यांमार में एक ही स्थान पर इनकी संख्या सबसे अधिक बताई गई। ओके, हो गया? ये होते क्या है? स्काई वॉकर हुलॉक गिबन होते क्या है? तो लिख लीजिए, गिब्बन की एक प्राइमेट प्रजाति है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम भी लिख लो, हुलॉक तियान तियानक सिंह, हुलॉक तियानक सिंह नाम है इसका वैज्ञानिक नाम। अब इसका अगर देखेंगे चीनी अर्थ क्या है, मतलब चीनी मतलब, हाँ याद रखना इसे भी। इसे भाई देखो, इसे गाओ लिगोंग हुलाक गिबन भी बोलते हैं, लिख लो। तो अन्य नाम क्या है? गाओ लिगोंग हुलॉक गिब्बन या फिर स्टार वार्स गिब्बन, है ना? गाओ लिगोंग हुलाक गिब्बन या स्टार वार्स गिब्बन इसके दूसरे नाम है। चीनी अर्थ जो इसका वैज्ञानिक नाम है, उसका चीनी अर्थ है स्वर्ग की गति। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम हुलॉक तियानक सिंह नाम है इसका। ठीक है, अब याद रखना है कि इसको पहली बार कब खोजा गया इसको? तो सर अरुणाचल, पहली बार इसे 2017 में देखा गया था। कहां पर देखा गया? तो चीन में देखा गया इसको। ठीक है, और याद रखना चीन में और म्यांमार में दोनों का स्थानिक नाम सेम है, और लगभग चीन में लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं इसकी। नुजियांग नदी घाटी आपको चीन में देखने को मिलेगी। तो नुजियांग नदी घाटी जो आपको अभी चर्चा में देखने को मिली है, वो किस लिए मिली? ये आप हुलॉक गिबन पढ़ रहे थे, इसलिए आपको नुजियांग नदी घाटी का नाम भी सुनने में आ गया। इससे हमको पता हो गया कि नुजियांग, यहां पे लिख दे रहे हैं, नुजियांग नदी घाटी कहां है? तो चीन में है ये। और वहां के लोग ना, जो चीन के लोग हैं, इसके आसपास के जो लोग हैं, इस नदी को जानते हो क्या बोलते हैं? एंग्री रिवर वैली बोलते हैं इसको। स्थानीय नाम इसका है, इस नदी का स्थानीय नाम। ठीक है, बात समझे ना सब लोग?
तो थोड़ा सा याद रखना भाई, नुजियांग नदी या एंग्री रिवर वैली। ओके, चलो, अब ये घाटी जो आपको देखने को लिए कहां मिलेगी, ये जो नुजियांग नदी घाटी है कहां मिलेगी आपको, तो ये मिलेगी आपको हिमालय की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर मिलेगी। कहां पे, अब इसके बारे में हमको फिर से जगह बनानी पड़ेगी। ये आपको कहां मिलेगी भाई, देख लो, अरे ये मिलेगी, लिख लो तो, हिमालय की दक्षिणी पश्चिमी, सॉरी दक्षिणी पूर्वी सीमा पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम क्या है, गाओली गुंग। क्या नाम है, गाओली गोंग। पहाड़ के भीतर में, पहाड़ों के भीतर में गाओली गोंगसान, गाओली गोंगसान नेचर रिजर्व में, नेचर सॉरी रिजर्व के अंतर्गत आता है। मतलब गाओली गोंगसान नेचर रिजर्व है, ये कहां पर, कहां तक फैला हुआ है, गाओली गोंगसान नेचर रिजर्व अगर देखा जाएगा तो ये पश्चिम में, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है ना, उत्तर पूर्वी म्यांमार तक फैला हुआ है। जब तो ये भी आपको याद रखना है, म्यांमार स्काई वॉकर, हुलॉक गिबन, इरावदी नमाई हका नदी, साल्विन थानलविन नदी घाटी के मध्य में पाया जाता है। अब हमको एक चीज ये भी पता हुआ कि साल्विन नदी जो है, साल्विन या फिर जिसका नाम थानलविन नदी भी है, यहां पे जो जानवर पाया जाता है उसका नाम है, जो प्राइमेट प्रजाति का भी है उसका नाम है स्काई वॉकर, हुलॉक गिबन। ये भी पता हो गया। इरावदी और नमाई हका नदी, इरावदी पहले से भी पता थी, लेकिन नमाई हका नदी जो है आपकी म्यांमार में पाई जाती है, ये भी हमको पता चल गया। बात समझ रहे हैं ना सब लोग, तो थोड़ा सा हमको याद रखना है। इनकी विशेषता क्या है, विशेषता जरूरी है क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। विशेषता, अभी हमने देखा है पेड़ों पे लटके हुए देखे गए, ज्यादातर तो पेड़े पे बैठा हुआ नजर आ रहा था, नहीं, पेड़ पे लटक रहा है, कहीं बैठा हुआ है, शिकार देख रहा है ना, कुछ खा रहा है, ऐसे ही हम देख रहे थे चित्र अभी थोड़ी देर पहले। तो वृक्षवासी होता है। क्या होता है ये, वृक्षवासी, मतलब ये ज्यादातर समय अपना कहां बिताएगा, वृक्षों पर, ज्यादातर समय वृक्षों बंदर भी करता है। के अलावा क्या है, ये जो होते हैं ना, ये जो प्रजातियां होती हैं, ये वयस्क जोड़े में रहते हैं, वयस्क जोड़े में रहते हैं, है ना, गाते हैं, अपने गायन का समन्वय करके युगल गीत गाते हैं। ये अपने गाने का उपयोग अन्य गिब्बन्स के साथ जुड़ने, अन्य गिब्बन्स के साथ जुड़ने और अपने क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिए, गिब्बन की 20 प्रजाति में से जो स्काई वॉकर हुलॉक गिब्बन्स है, ये सियामांग्स या सियामांग के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति होती है। ठीक है, मतलब एक चीज ये भी याद रखना है अपने को, अरे भाई क्या गलती कर देते हैं बार बार। गिब्बन जो स्काई वॉकर हुलॉक गिब्बन है, हुलॉक गिब्बन है, ये क्या काम करता है, मतलब इसकी जितनी प्रजातियां हैं उसमें एक है सियामंग्स, या फिर बोलेंगे सियामांग। सियामंग्स या सियामांग जो है, ये स्काई वॉकर हुलॉक गिब्बन्स की सबसे बड़ी प्रजाति है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रजाति मतलब संख्या में दूसरे नंबर पर आता है ये, बस समझे, पहले नंबर पर ये और दूसरे नंबर पर ये। बात क्लियर हुई, ध्यान रखना इसका। अब जो सियामांग होते हैं ना, जो सियामांग होते हैं ना, वो सियामांग क्या होते हैं भाई, इनके बारे में अगर देखें तो ये भी वृक्षीय होते हैं, वृक्ष पे ही रहते हैं, काले बालों वाला होता है ये सियामांग, इसके बारे में बता रहे हैं। आप लोग चाहे तो लिख लें इसको, इसके बारे में भी कि वृक्षीय होता है, काले बालों वाला गिब्बन होता है, दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों का मूल निवासी होता है। आकार की, इनके अगर हम आकार की बात करेंगे ना, तो अन्य जो गिब्बन है, गिब्बन की अन्य जो प्रजातियां हैं, उनके आकार से 2 गुना बड़ा होता है ये, बात समझे, ये उसके आकार से 2 गुना बड़ा होता है, बात समझे। ये
ये जो आपके, ये क्या है, ये सिम्फालैंगस जीनस की एक प्रजाति होती है। सिम्फालैंगस जीनस की एक प्रजाति होती है। देखिए ये जो गिब्बन होते हैं ना, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं, लेकिन ज्यादातर स्थिति में ये क्या होते हैं, कंदमूल फल खाते हैं। ठीक है, ज्यादातर स्थितियां इनकी यही होती है कि ये कंदमूल खाते हैं। खतरा क्या है इनको, इनके निवास स्थान का नुकसान होने का डर है, इनको निवास स्थान खतरे में है। इनका क्षरण, विखंडन, शिकार, बहुत सारे खतरे हैं इनके लिए। भारत में अगर बात कर लें, क्योंकि भाई बात कर रहे हैं तो भारत की भी स्थिति होनी चाहिए। भारत में क्या स्थिति है इनकी, ये आप लोग लिख लो। भारत में हुलॉक गिबन की दो प्रजाति होती है, दो प्रजातियां पाई जाती हैं भारत में हुलॉक गिबन की। कौन कौन सी, एक तो है पूर्वी हुलॉक गिबन, एक प्रजाति ये है, और दूसरी क्या है, पश्चिमी हुलॉक गिबन। पूर्वी और पश्चिमी हुलॉक गिबन, इसका यहाँ की दो प्रजातियां हैं। कहां पे पाए जाते हैं ये, देखो सेवन सिस्टर्स जो हमारे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट के सेवन सिस्टर्स हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं। अब सेवन सिस्टर्स का नाम लिया है तो सातों राज्य उसमें आ जाएंगे, सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो। सिक्किम को छोड़ेंगे मतलब सिक्किम के अलावा जितने भी राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो सब आते हैं इसमें। ठीक है, उन सब में पाया जाता है ये। संरक्षण के मामले में बात करें, संरक्षण की क्या स्थिति है इनकी, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में देखिए 3 लिस्ट जारी है इसकी, आईयूसीएन की 3 लिस्ट निकाली गई है। एक तो लिस्ट स्काई वॉकर के लिए है, स्काई वॉकर जो है वो किसमें आता है, तो संकटग्रस्त प्रजाति में आता है ये। ठीक है, दूसरा है पश्चिमी हुलॉक गिबन, ये किसमें आता है, ये भी संकटग्रस्त है। और तीसरा है पूर्वी हुलॉक गिबन, ये किसमें आएगा, संवेदनशील में आएगा। ठीक ना, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बात क्लियर हुआ, ये वल्नरेबल है और ये दोनों एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। ठीक है, समझ गए भाई, यस सर। चलो ध्यान रखना थोड़ा। ओके, आप सब रहने उदारता प्लस व्यवस्था को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया, अधिसूचित। ठीक है, ये आप लिख लो। ठीक है, इससे एक बात और लिख सकते हैं, इससे ना, इससे प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 में प्रासंगिक प्रावधानों को अधिसूचित करने के कदम से इस सीसीआई क्या है, सर उदारता प्लस व्यवसाय लिखा हुआ है, उदारता प्लस व्यवस्था। व्यवस्था है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है ना, आयोग के लिए संबंधित नियम जारी करने का मंच तैयार हो गया। ठीक है, सर यहाँ पे क्या लिखा है, करने के क्रम में, कहाँ लिखा है, सेकेंड लाइन करने के करने के कदम से, कदम कादम कदम से। ठीक है, ठीक है, उदारता प्लस व्यवस्था क्या होती है, ये लिख लीजिएगा। तो एक ऐसी अविश्वास प्रवर्तन रणनीति है, एक ऐसी अविश्वास प्रवर्तन रणनीति है
जिसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अन्य अज्ञात कार्टेलों आयोग के बाद कार्टेल अन्य अज्ञात आयोग अन्य अज्ञात कार्टेलों की रिपोर्ट देने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इससे पहले एक व्यवस्था और चलती है, एक व्यवस्था है NC+ लेनियंसी प्लस व्यवस्था, पहले से ही लागू है। ठीक है ना, तो बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। सर ये कार्टेलो क्या है? क्या है? एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के लिए प्रवर्तन ऐसे लिखते हैं, प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, 2009 में इसका गठन हुआ है। हो गया, जी सर। जिसे जिसे राघवन समिति की अनुशंसा पर एक अधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त करके लाया गया था। ठीक है, ठीक ना अनु? हाँ सर। चल, कार्टेल स्वतंत्र व्यवसाय या संगठन का एक ऐसा समूह है जो किसी उत्पाद या सेवा की कीमत में हेर फेर करने के लिए मिली भगत करते हैं। ठीक है, ओके। सर हेर फेर के बाद? हेर फेर करने के लिए मिली भगत करते हैं। ठीक है, हो गया। एक चीज और लिख लीजिएगा, यह एक ही उद्योग में प्रतिस्पर्धी है और दूसरे के साथ समझौते में मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करके प्रतिस्पर्धा को कम करना चाहते हैं। हो गया? ये चलो, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, सर रिपीट कर। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इसको बोल सकते हैं INCIOS, है ना। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, ठीक है। इसने क्या किया है, इन दोनों ने, मतलब भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और इसरो ने क्या किया भाई, अभी हाल में
रिप करंट की निरंतर निगरानी, ठीक है, निरंतर निगरानी व परिचालन, पूर्वानुमान अलर्ट जारी करने के लिए परियोजना शुरू की है, ठीक है। रिप लिख लीजिए, यह समुद्र तट से वापस खुले महासागर, समुद्र या झील की ओर, समुद्र या झील की ओर बहने वाले पानी का शक्तिशाली, बहने वाले पानी का शक्तिशाली संकीर्ण प्रवाह होता है। तो जो आदमी दिख रहा था ना, वो तैर नहीं रहा था, वो डूब रहा था, उसको बचाने जा रहा था वो दूसरा वाला जो लकड़ी लेके दौड़ रहा था, ठीक है। यह धारा इसके दोनों ओर से बहने वाले पानी की तुलना में अधिक तेजी से बहती है, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, यह समुद्र तट से तलछट ला सकती है, समुद्र तट से तलछट ला सकती है, क्या बोले? तट? तलछट, समुद्र तट से तलछट, तलछट, तलछट। हाँ, तलछट ला सकती है, जिससे इन्हें गंदी धाराओं के रूप में पहचाना जा सकता है, ठीक है। उसको नाला नाम दिया गया है तो कुछ सोच समझ के दिया गया है, ठीक है। इन्हें गंदी धाराओं के रूप में पहचाना जा सकता है। सर ये भारत में कहाँ देखा गया है? अभी लिखो ना, बता रहे हैं बच्चा, लिखो पहले। एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, ये धाराएं समुद्र तटीय प्राकृतिक धारा, फिर से ये धाराएं समुद्र तटीय प्राकृतिक खतरों में से एक है, ठीक है। हो गया। जी यहाँ सर। इसके बनने का कारण लिख लो, इसके बनने का कारण भी लिख लो, इसके बनने का कारण क्या है भाई, क्यों बनता है ये? ये धाराएं समुद्र तट की स्थलाकृति द्वारा निर्मित हो सकती हैं, स्थलाकृति द्वारा निर्मित। स्थलाकृति क्या है भाई? कठोर तल, कठोर या नरम तल, कठोर या नरम तल। कठोर का मतलब है वहां चट्टानी एरिया होगा वो, नरम का मतलब है रेतीला हो सकता है, वहां पे गाद हो सकती है ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, पहला हो गया, समुद्र तट की स्थलाकृति में समुद्र तट की स्थलाकृति में पानी के बाहर का क्षेत्र, पानी के बाहर का क्षेत्र, ठीक है, टीला हो सकता है या दलदल हो सकता है, टीला या दलदल हो सकता है, ठीक है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, पानी के नीचे की बाधा होने पर, पानी के नीचे की बाधा होने पर, ठीक है, पानी के नीचे की बाधा होने पर, बाधा पार कर लेने के बाद ये धाराएं दबाव खो देती हैं,
ठीक है, खो देती हैं और बहना बंद कर देती है। ठीक है, ओके, ठीक है। यस सर। अब देखिए, अब यहाँ पे बात करेंगे हम सब, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र क्या है। ओके, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ये क्या है भाई, लिख लीजिए तो। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, स्वायत्त संगठन है। कहाँ पर है भाई, हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। 1999 में स्थापित हुआ था, 1999 में स्थापना हुई है। ठीक है, क्या काम है इसका भाई, यह समाज, समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसी, सरकारी एजेंसी और वैज्ञानिक समुदाय को, वैज्ञानिक समुदाय को यथासंभव सटीक समुद्री जानकारी और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, सर इसी में। नहीं अलग से, एफडीआई को अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% मंजूरी मिल गई है, 100% की मंजूरी, को अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% की मंजूरी मिल गई भारत सरकार की तरफ से। मतलब अभी क्या हुआ है, एफडीआई नीति में संशोधन किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 21 फरवरी 2024 को अंतरिक्ष क्षेत्र पर मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब इसमें क्या किया इन्होंने, 3 अलग अलग गतिविधियों को इसमें शामिल किया गया है। वो 3 अलग अलग गतिविधियां कौन कौन सी हैं, अलग टॉपिक है। 3 जो अलग अलग क्षेत्र है, गतिविधियां हैं, प्रक्षेपण यान है, उसमें उपग्रह है और उपग्रह घटक है। ठीक है, आप इसको लिख लो। ठीक है, उपग्रह, उपक्षेत्र, उपग्रह उपक्षेत्र को 3 अलग अलग गतिविधियों में, अलग अलग गतिविधियों में बांटा गया है। एक है प्रक्षेपण यान, दूसरा है उपग्रह और तीसरा है उपग्रह घटक। संशोधित नीति के तहत, संशोधित नीति के तहत लॉन्च वाहन में 49%, ठीक है, 49% तक, उपग्रह में 74% तक और उपग्रह घटक 100% तक अनुमति है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, ये एक फैक्ट भी हो जाएगा और कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है ना। तो लॉन्च वाहन में 49, उपग्रहों में इतना और उपग्रह घटक में इतना प्रतिशत तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है एफडीआई के थ्रू। ठीक है, बात समझे। अलग अलग देखो, अब यहाँ पे जो हमने बताया ना, यहाँ पे तीनों चीजों के लिए अलग अलग सीमाएं निर्धारित की गई हैं इस नई नीति के तहत। ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात याद रखना भाई। इससे अगर इससे ज्यादा निवेश करना होगा तो सरकार से मंजूरी लेनी होगी, नहीं तो इतने इतने आप कर सकते हैं।
समझ में आ रहा है ना? अब इस संशोधित नीति का लाभ क्या होगा? ये जो नीति का संशोधन, नीति में संशोधन हुआ है, उसका लाभ क्या होगा भाई? आप चाहें तो संशोधित नीति का लाभ लिख सकते हैं। नीति का लाभ अंतरिक्ष क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी, भागीदारी में वृद्धि होगी, पहली चीज। दूसरा क्या है? नौकरी के अवसर में वृद्धि, नौकरी के अवसर में वृद्धि। इसके अलावा आधुनिक प्रौद्योगिकी, है ना? जो भी देश आएगा तो क्या करेगा, इसे थोड़ी ना। लाभ क्या क्या भाई? देखो 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिखिएगा, कंपनियों को भारत में, कंपनियों को भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति प्राप्त होगी। ठीक है, चौथा पॉइंट लिख लो, कंपनियों को भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति प्राप्त होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति प्राप्त होगी। अगला पॉइंट भी लिख लीजिए, भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत किए जाने में सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को संबल प्राप्त होगा। ठीक है, रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। ठीक है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया पहल है ना भारत की, और आत्मनिर्भर भारत को संबल प्राप्त होगा। संशोधित नीति के लाभ हम बता चुके थे। अब हम जानेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 क्या है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 क्या है भाई? किसी को पता है क्या इसके बारे में? नो सर। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, सर 23 की 24? 23। इसमें कुछ बातें रही होंगी स्पेशल, इसलिए ये चर्चा में रहा है। इसमें कहा गया कि संवर्धित निजी भागीदारी के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का पता लगाने के विजन को लागू करना है, जिसके लिए एक व्यापक और समग्र तथा गतिशील ढांचे के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब सार्वजनिक और निजी दोनों भागीदारी को इसमें शामिल करना है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ठीक है, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, इसको व्यापकता प्रदान कर दी जाएगी, समग्रता आ जाएगी इसमें, इसको गतिशीलता प्रदान की जाएगी। बात समझ रहे हैं? जैसे हमने पढ़ा था इसमें एफडीआई वाले मामले में, एफडीआई को अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% की मंजूरी मिल गई है। बात समझे? चलिए, तो इसमें लिख लीजिए, इसमें निजी भागीदारी के माध्यम से, निजी भागीदारी के माध्यम से निजी भागीदारी के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का पता लगाने, भारत के सामर्थ्य लिख लेंगे ना, सामर्थ्य का पता लगाने के विजन को लागू करने के लिए एक व्यापक
समग्र और गतिशील ढांचे के रूप में अधिसूचित किया गया था। ठीक है ना। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य लिख लीजिएगा। ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर इससे संबंधित एक प्रश्न भी बोलेंगे मेंस के लिए। 2 प्रश्न बोलेंगे कम से कम, एक प्रश्न आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक प्रश्न लिखना होगा। उद्देश्य क्या है लिख लीजिए। तो भारत की अंतरिक्ष विभाग की क्षमता को बढ़ावा देना, अंतरिक्ष क्षमता को बढ़ावा देना, ओके। अंतरिक्ष में सफल व्यावसायिक उपस्थिति विकसित करना, ठीक है। अंतरिक्ष का उपयोग प्रौद्योगिकी विकास के चालक के रूप में करना तथा संबद्ध क्षेत्र में लाभ प्राप्त करना। लीजिए, अंतरिक्ष का उपयोग प्रौद्योगिकी विकास के चालक के रूप में करना तथा रिपीट कर दीजिए। तथा संबद्ध क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करना, संबद्ध क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करना, ठीक है। अगला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आगे बढ़ाना, तथा सभी हितधारकों के बीच अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इकोसिस्टम तैयार करना, ठीक है ना। इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। तंत्र तैयार करना, ओके। इसके साथ ही साथ इसरो मिशन की गतिविधियों को बढ़ावा देना भी, इसरो मिशन गतिविधियों को बढ़ावा देना, ठीक है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम, अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग के माध्यम से भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये इसके उद्देश्य हैं। किसके उद्देश्य भाई? भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के भूमिका और जिम्मेदारी को रेखांकित करना, ठीक है। अब इसके माध्यम से कई सारी चीजें हैं। वो कौन कौन सी भूमिकाएं, कौन कौन सी जिम्मेदारियां होंगी, किसकी भूमिका किसकी जिम्मेदारी होगी, बात समझे? तो आप लिख सकते हैं, देखिए अंतरिक्ष क्षेत्र की बात है, भारतीय अंतरिक्ष नीति की बात है, तो जाहिर सी बात है अंतरिक्ष के मामले में ही बात होनी है। बार बार अंतरिक्ष का नाम नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है। आप लोग ऐसे समझ के रखना। आप लिखेंगे इसके अंतर्गत विभिन्न संगठनों की भूमिका व जिम्मेदारी को रेखांकित करना, ठीक है। भूमिका व जिम्मेदारी को रेखांकित करना। वो कौन कौन से संगठन होंगे?
उसमें अपना इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और फिर निजी क्षेत्र की संस्था, निजी क्षेत्र की संस्था, ये सब इसमें शामिल हैं। ठीक है, इन सब की जिम्मेदारियां इसमें रहेंगी। ठीक है, एक चीज और, ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, अगला पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, NSIL, NSIL इसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, NSIL, NSIL द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित, अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित रणनीतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा, जो कि मांग संचालित मोड में काम करेंगे। ठीक है, सर रिपीट। रणनीतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा जो कि मांग संचालित मोड में कार्य करेगा। लिखिएगा, अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए इसरो, ऐसे लिख लीजिए, इसरो अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कोई परिचालन या उत्पादन का कार्य नहीं करेगा। ठीक है, कोई परिचालन और उत्पादन का कार्य नहीं करेगा। साथ ही ये लेकिन लिख लो, साथ ही काट दो, लेकिन अपनी ऊर्जा को नई तकनीकों, नई प्रणालियों, अनुसंधान और विकास एक साथ होते हैं, है ना, R&D, है ना, ऐसे लिखते हैं ना इंग्लिश में, R&D ऐसे लिखते हैं। डेवलपमेंट। हाँ, अनुसंधान और विकास के विकास पर केंद्रित करेगा। ठीक है, हो गया। परिचालन का काम कौन करेगा भाई? इसरो का जो परिचालन वाला काम था वो दे दिया गया है NSIL को। ठीक है, NSIL को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब ये क्या है? अंतरिक्ष विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। NSIL क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ना। अब संचालन का काम कौन करने वाला है? परिचालन का काम कौन करने वाला है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करेगा। बात ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। ओके, दूसरी क्या विशेषता है इसकी? सर पॉइंट फिर से रिपीट कर। इसकी दूसरी विशेषता क्या है? ये मल्टी स्टेक होल्डर भागीदारी में भी काम करेगा। मल्टी स्टेक होल्डर भागीदारी। अब इसके अंतर्गत लिखेंगे पॉइंट्स कुछ, ठीक है, ऐसे करके। पहला पॉइंट लिखिएगा, इसके तहत पहला पॉइंट लिखिएगा, छूट गया था क्या? मल्टी स्टेक होल्डर भागीदारी। ठीक है, हो गया? यस सर। ठीक है, तब लिखिए, नीति का उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ाकर तथा अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग से भागीदारी को प्रोत्साहित करके अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत? अंतरिक्ष क्षेत्र में मदद के साथ साथ निजी क्षेत्र के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। लिखिए, इससे इसरो को अपने उद्देश्यों को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ठीक है,
सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अपने उद्देश्यों को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अगला पॉइंट भी लिख लीजिए इसी में। यह नई प्रौद्योगिकी तथा अभिनव समाधान के विकास में भी मदद करेगा। ठीक है, हो गया। देखिए, पहली बात तो निजी क्षेत्र के महत्व पर बल दिया जाएगा अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास, अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास को लेकर। ठीक है, याद रखना है। कैसे होगा, लिख लीजिए पॉइंट इसमें। अंतरिक्ष क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में, अंतरिक्ष क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में निजी क्षेत्र की संस्थाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। ठीक है, निजी क्षेत्र को एंड टू एंड निजी क्षेत्र को एंड टू एंड अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देता है, जिसमें उपग्रह, रॉकेट, और लॉन्च वाहन डेटा संग्रह तथा प्रसार शामिल हैं। ठीक है, इससे एक चीज ये हो जाएगा, निजी क्षेत्र के लिए अधिक अवसर उत्पन्न हो जाएंगे, साथ ही साथ भारतीय अंतरिक्ष उद्योगों के विकास में मदद भी मिलेगी, है ना। अनुसंधान और विकास के मामले में भी लिख सकते हैं, अनुसंधान और विकास। देखिए, पहले हमने बता रखा है, इसमें अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप को शामिल करना है। इस नीति का यह उद्देश्य है। उद्देश्य हमने बताया ही है। इसमें क्या किया जाएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, इससे नई तकनीक, नवोन्मेषी समाधान, टैलेंट पूल के विकास में मदद। ठीक है, विकास में मदद। सर ये लाइन थोड़ा समझा दीजिएगा। एक शब्द है एफडीआई और एक शब्द है एफआईआई। दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है, ये होगा 10% प्लस और ये होगा 10% से नीचे। ये 10% से अधिक हुआ तो एफडीआई और 10% से कम है तो एफआईआई। ये सबसे बड़ा अंतर है दोनों में। ठीक है, याद रखना। ये अपनी भागीदारी का दावा करता है, ये नहीं कर सकता है। ये भी आपको इसको बता दीजिए ना, ये नहीं पता है। अच्छा, एफडीआई के बारे में भी देख लो। एफडीआई क्या है, अभी हमने बताया ना। एफआईआई तब तक होता है जब तक वह 10% से कम है निवेश किसी भी संस्था का, लेकिन वो 10% से अगर अधिक निवेश हो जाता है तो वो आ जाता है एफडीआई के दायरे में। बात समझे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बारे में लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए एफडीआई के बारे में। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं इसको, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं। लिखिए, किसी देश के व्यक्ति या कंपनी के द्वारा किसी दूसरे देश में व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश एफडीआई है। ठीक है, हो गया। मुंबई में जो एप्पल ने अपना शोरूम खोला, इसके तहत निवेश कंपनी की कुल हिस्सेदारी में 10% से अधिक होता है।
यह किसी देश के आर्थिक विकास के लिए, यह किसी देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण गैर ऋण मौद्रिक स्रोत है। ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। इसके माध्यम से विदेशी कंपनियां सीधे तौर पर दूसरे देश में रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ जाती हैं। ठीक है, अगला एक और पॉइंट लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट इसमें रहेगा। निवेश के साथ ज्ञान, कौशल और तकनीक भी लाती है ना। तभी ना हम अनुसंधान विकास के मामला में नई तकनीक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे, नवोन्मेषी समाधान हम उपलब्ध कर सकते हैं, मतलब उसके बारे में जानकारी हमको मिल जाएगी। टैलेंट पूल के विकास में भी हमको मदद मिलेगी। ठीक है, जैसे एक तो ये याद रखिए कि एक सहायक कंपनी की स्थापना कर सकते हैं, ये लिख लीजिए। तो एफडीआई की गतिविधियां, क्या क्या गतिविधियां इसमें, पहला लिख लीजिए, क्योंकि एफडीआई किसी दूसरे देश में ही जाएगी, है ना, एफडीआई का मतलब यही है। तो लिखिएगा, एक सहायक कंपनी की स्थापना करना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, किसी मौजूदा विदेशी कंपनी का विलय अथवा अधिग्रहण करना। किसी विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी। ठीक है, एफडीआई किसी भी देश में दो तरीके से आता है। कैसे? एक तो आता है स्वचालित मार्ग के माध्यम से आता है, और दूसरा सरकारी मार्ग के माध्यम से आता है। स्वचालित मार्ग के तरीके से जब आएगा तो इसको आने के लिए सरकार से पहले कोई अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आने से पहले सरकार के अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ती जब ये स्वचालित मार्ग से आएगा। और जब सरकारी मार्ग से आएगा तो इस मामले में जहां पर निवेश करना है वहां पर सरकार से पहले अनुमोदन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं इनके निवेश के, एफडीआई के दो तरीके हैं। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करते हुए इसकी विशेषता स्पष्ट करें। ठीक है, हो गया पहला प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न लिख लीजिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी किस हद तक भारतीय अंतरिक्ष विकास को सफल बनाने में मददगार साबित होगी या साबित हो सकती है? स्पष्ट कीजिए, विवेचना कीजिए। सफल बना। इन दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आप लिख सकते हैं। क्लियर है बात? सर एक बार पहला वाला बोल दीजिए। ऐसे ही पॉइंट लिख लो। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 142, अभी हाल फिलहाल में ना अनुच्छेद 142 चर्चा में रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 142 चर्चा में रहा है। तो अब देखिए वो चर्चा में क्यों रहा है। अनुच्छेद 142 चर्चा में क्यों रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभी हाल फिलहाल में चंडीगढ़ में चुनाव हुआ था मेयर का, नगर निगम का चुनाव हुआ था। उस चुनाव को रद्द कर दिया गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना आप लोग? आपसे ये अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हाल में हुए चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद
के चुनाव को रद्द कर दिया गया है। रद्द करने का प्रमुख कारण है कि वहां पर पीठासीन अधिकारी थे अनिल मसीह, जिन्होंने जानबूझकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार टीटा, उनके पक्ष में डाले गए जो 8 मत थे उनको क्या किया, उन्होंने अमान्य कर दिया और साथ ही उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया था। इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या किया गया, अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए इस चुनाव को अमान्य मतलब रद्द कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, बारे में लिख लो, सिंपल सा। आर्टिकल 142 क्या कहता भाई, लिखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय अपने समक्ष लंबित मामलों में पूर्ण न्याय प्रदान करने हेतु आवश्यक डिक्री या फिर आदेश जारी कर सकता है। ओके, ठीक है, ठीक है, हो गया। यस सर। लिख लीजिए, अभी तक ऐसे करके अभी तक किया गया प्रयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, लिख लीजिए, 3-4 मामलों में अभी तक ऐसा हुआ है, इसका अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया गया। और एक चीज और याद रखना, ये जो अनुच्छेद 142 है ना, ये मौजूदा कानून को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं बना है बल्कि एक विकल्प के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात भी हमको याद ही रखनी पड़ेगी, एक विकल्प के तौर पे है हमारे पास। ठीक है, लिख लीजिए, वो 4-5 मामले हैं, कौन कौन से हैं। पहला मामला लिखिए, यूनियन कार्बाइड मामला, जिसको हम भोपाल गैस त्रासदी बोलते हैं, है ना। तब एक बार प्रयोग हुआ है ये, दूसरी बार कब प्रयोग किया गया, बाबरी मस्जिद के मामले में इसका प्रयोग हुआ, मामले में। फिर बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामला, एक और है, एक और बार हुआ है ये, अभी 5वीं बार हुआ है, हाल फिलहाल में जो इसका यूज हुआ वो 5वीं बार हुआ है। एक और बार लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों से लगे हुए, ये भी जल्दी में हुआ होगा, ये भी 2-3 साल पहले की बात होगी। राष्ट्रीय राजमार्गों से लगे हुए शराब के ठेकों को प्रतिबंधित करने का मामला। ठीक है, प्रतिबंधित करने का मामला, बात समझे। डोंगरीपाड़ा में बैतरड़ा नदी में मछुआरे के द्वारा, इसका एक दूसरा नाम लिख लेना, कार्चारिनस ल्यूकस पर हमला किए जाने की वजह से मृत पाई गई। ये डोंगरीपाड़ा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, जिला का नाम लिखना चाहे तो पालघर है, पालघर जिला है। ठीक है, ओके, सर ये ब्लू साफ ब्लू क्या लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, मुंबई के उत्तर लिख लीजिए, मुंबई के उत्तर और तापी नदी के दक्षिण में स्थित है ये। मतलब मान लीजिए कि मुंबई अगर यहाँ है तो ये नदी यहाँ बह रही है, और इसके ऊपर है तापी, यहाँ पे तापी है, अब ये ऐसे बहती होगी, पश्चिम की ओर बह रही है भाई, अरब सागर में गिरेगी, यही गिरेगी ना, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। कहां से निकलती ये लिख लो, उद्गम क्षेत्र उद्गम कहां से होता है, त्र्यंबकेश्वर, सॉरी कैसे लिखा जाएगा, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र से। हाँ, त्र्यंबकेश्वर
केशवर पहाड़ी कहाँ है? नासिक में है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए इसमें। इसकी सहायक नदी लिख लो। सहायक नदी कौन सी है? तो उसका नाम है अलवंद। अलवंद, अलवंद नदी इसकी सहायक है। और भी इसकी सहायक नदियां हैं। और भी इसकी सहायक नदी कौन कौन सी भैया? लिख लो तो। पिंजल, पिंजल, गंजई, गंजई, सूर्य, दहरजी, सॉरी दहरजी और तानसा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अलवंद, पिंजल, गंजई, सूर्य, दहरजी, तानसा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इस पे कुछ जल परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, उसके जो कथन है उनमें से कौन सा कथन सही है गलत है वो भी आपको पता, कितने कथन सही है वो भी पता होना चाहिए। बात समझे ना? तो इस तरीके से बीपीएससी का सबसे फेवरेट देखिए, इस पर जो जल केंद्रों का रखरखाव किया जाता है वो केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से किया जाता है। इस पर एक हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन स्थल है। ठीक है, यहां पर हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन स्थल स्थापित किया गया है। और कहां पर किया गया? इसी नदी पर है। दुर्वेश एक जगह है, वहीं पर दुर्वेश एक जगह है, वहीं पर ये स्थापित है। ठीक है, अब किसका है ये? तो ये है सीडब्ल्यूसी का, केंद्रीय जल आयोग का उपक्रम है। ठीक है, याद रखना। अब कहां पर है? तो दो नदियां इसकी सहायक है, एक तो है सूर्य या सूर्य, और दूसरी है तानसा। इन दोनों नदियों पर स्थित है ये। ठीक है, अब यहां पर एक नाम है वैतरणा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। वैतरणा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये क्या है? एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, ऊपरी हिस्से पर, सिर्फ इतना लिखिए बस, ऊपरी हिस्से पर है, ऐसे लिख लो। ओके, कहां पर है ये? तो वैतरणा और अलवंडी चिनाई के पास, अलवंडी चिनाई के पास है, अलवंडी चिनाई के पास है। मंजूरी कब मिली? 1976 में मंजूरी मिली, ये भी लिख लो, मंजूरी मिली। जो बांध का निर्माण हो रहा है इन्हीं दोनों नदियों पर, वैतरणा और अलवंडी नदी पर हो रहा है, मिट्टी के बांध का निर्माण, मिट्टी के बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, ओके, अलवंडी और कौन सी? वैतरणा पे। ठीक है, ये इतना याद रखना है। ओके, ठीक भाई। यहीं पर एक और है, वैतरणा नदी पे एक और है, मोदक सागर परियोजना, इसके बारे में भी लिख लो। ये क्या है? मोदक सागर परियोजना कहाँ है? ये वैतरणा के निचले हिस्से पर है, निचले हिस्से पर है। ठीक है, और याद रखना ये मध्यम सिंचाई परियोजना है, मध्यम सिंचाई परियोजना है। ठीक है, डॉल्फिन पाई जाती है इधर, इस साइड में डॉल्फिन भी पाई जाती है। तो हाँ, बस डॉल्फिन के बारे में एक चीज याद रखना, एक ऐसे लिख लो अपने कॉपी में। एक है दाहनुखाड़ी, दाहनुखाड़ी और वैतरणा। ये दोनों जगह फेमस क्यों है? यहां पे डॉल्फिन पाई जाती है, डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है,
बुल शार्क की विशेषताएं भी कई सारी हैं, लेकिन बुल शार्क के बारे में एक चीज लिख लेना, IUCN में ये क्या है, निकट संकटग्रस्त है, नियर थ्रेटन्ड है, थ्रेटन्ड, निकट संकटग्रस्त है। ओके, इनको इनके पंख के लिए पकड़ा जाता है, लीवर के तेल के लिए पकड़ा जाता है, त्वचा के लिए पकड़ा जाता है इनको, ठीक है। याद रखना, अन्य प्रजातियों की तुलना में ये प्रदूषण, शिकार और निवास स्थान के क्षरण से ज्यादा ही खतरा महसूस कर रही हैं, ठीक है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट आपके लिए है। शार्क के बारे में आपको पता ही होगा, समुद्री जल में रहती है, मांसाहारी प्राणी है, शरीर लंबा होता है, शल्क से ढका होता है, शल्कों को प्लेक्वायड कहते हैं, प्लेक्वायड इनके शल्कों को बोला जाता है, इनकी त्वचा चिकनी होती है, शरीर में हड्डी की जगह इनकी उपास्थियां, इनकी शरीर में हड्डी नहीं पाई जाती है, उपास्थि पाई जाती है, ठीक है। और इनका शरीर जो होता है ना, नाव की तरह होता है, नौकाकार होता है इनका शरीर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका निचला जबड़ा ऊपरी जबड़े से छोटा होता है, निचला वाला जबड़ा ऊपर वाले से छोटा होता है, मुंह सामने नहीं होता बल्कि नीचे की ओर होता है, जिसमें तेज दांत होते हैं, ठीक है। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं, आपको याद रखनी है। ओके, एक शब्द है यूनेक्टस अकाइमा, ये शब्द किससे संबंधित है, यूनेक्टस अकाइमा। वैसे पिछली जो क्लासेस हुई हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को आप में से? ठीक है, यूनेक्टस अकाइमा नाम है इसका, किससे संबंधित है? ये ग्रीन एनाकोंडा की नई प्रजाति है, ठीक है, ग्रीन एनाकोंडा की प्रजाति है, अभी हाल फिलहाल में इसकी खोज हुई है, ठीक है, इसलिए चर्चा में रहा है। और कहाँ पे हुआ? अमेजन के जंगल में, अमेजन वर्षा वन में, ठीक ना। ये इस बात को प्रकाशित किया गया है डाइवर्सिटी जर्नल में, डाइवर्सिटी जर्नल में प्रकाशित हुआ, ये भी याद रखने की जरूरत है, ठीक ना, ये याद रखना। और ये जो यूनेक्टस अकाइमा है ना, ये जानते हैं, ये लैटिन नाम है इसका, लैटिन नाम है इसका, ठीक है, लैटिन नाम है। या फिर इसको उत्तरी ग्रीन एनाकोंडा भी बोलते हैं। 26 फीट लंबा है, 440 पाउंड वजन है, मनुष्य के, इसका जो सिर है वो मनुष्य के आकार का है। विश्व स्तर पर ये सबसे बड़ा और भारी, सबसे बड़ा और सबसे भारी सरीसृप है। एनाकोंडा क्या करता है, अपने शिकार की तुलना में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। ये अपने मजबूत शरीर का उपयोग करके उनका दम घोंट सकते हैं, ठीक है, उन्हें पूरा निगल सकते हैं, एनाकोंडा निगलते ही है ना। और ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको? दक्षिण अमेरिका के नदी वाले क्षेत्र में, या फिर कहें तो आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र में मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, ये इसका कुछ मामला रहा है। और इसके बारे में देख लें तो ये ज़्यादातर पानी में ही रहता है, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, लिखना भी है क्या? ठीक है, यह 26 फीट लंबा, वजन 440 पाउंड, सिर मनुष्य के आकार का, मनुष्य के आकार का, और अपने शिकार की तुलना में तेजी से आगे बढ़ सकता है। और शरीर का उपयोग करके ये दम घोट सकता है, ठीक है। मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, नदी और आर्द्र भूमि के क्षेत्र में, ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ पे है बेटा? या फिर ज्यादातर पानी में रहता है। नाक और आंख ज्यादातर पानी में,
नाक और आंख सिर के ऊपर होते हैं, सिर के ऊपर होते हैं। काले धब्बे, ठीक है, इनके शरीर पे, और जैतून का रंग होता है इनका। और जो इनका कलर होता है ना, ये जिस भी परिवेश में जाते हैं वहां पे उनके योग्य, इनका ये कलर वहां पे रहने योग्य बना देता है, ठीक है। ये भी हमको याद रखना है। ये जहरीले नहीं होते हैं, ध्यान रखना भाई, ये भी जहरीले नहीं होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं। ओके। बाकी आप देखेंगे तो इनमें आनुवंशिक अंतर भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक शीर्ष शिकारी है, एनाकोंडा के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है ये खोज। तो ये इसका महत्व है इसकी खोज का, ठीक है। और ये पर्यावरण परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, आप ये लिख सकते हैं, पर्यावरण परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, ठीक है, अधिक अधिक संवेदनशील होता है। ओके। इनकी संख्या घट रही है, वो पर्यावरणीय संकट मंडरा रहा, ऐसा उसमें बताया जाता है, ठीक है। इनकी संख्या का घटना पर्यावरणीय संकट का द्योतक है। आप चाहे तो ये भी नोट कर सकते हैं अपना। ओके। अभी जो यूनेक्टस अकाइमा है, ये आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा पेरू, पेरू में मिल जाएगा देखने को, बोलीविया में देखने को मिल जाएगा, बोलीविया में मिल जाएगा, फ्रेंच गुयाना में देखने को मिलेगा, और ब्राजील में देखने को मिल जाएगा, ब्राजील में देखने को मिल जाएगा। इसकी एक और प्रजाति है, ठीक है, इसका इसका नाम है उत्तरी हरा, सॉरी, ये जो यूनेक्टस अकाइमा है ना, ये आपको देखने को मिलता है इक्वाडोर, इक्वाडोर, कोलंबिया, ये फिर से सॉरी, कोलंबिया, वेनेजुएला, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम। सर तो ये वाला जो लिखे पेरू वाला, ये पाया जाता है आपका पेरू में, बोलीविया में, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील में, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसके बारे में तो खबर में क्यों रहा। तो खबर में इसलिए रहा है कि इसको जारी करने की अधिसूचना है ना, लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है 11 मार्च को केंद्र सरकार के द्वारा, है ना, नागरिकता संशोधन अधिनियम, है ना, ठीक है। इसमें एक बात और याद रखनी अपनों हमें कि नए में क्या है। अब इसमें एक बात यह आई सामने कि जो पात्र उम्मीदवार होंगे नागरिकता के लिए, सभी लोग, मतलब सभी पात्र उम्मीदवार जो होंगे वो सब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए डॉक्यूमेंट? तो संबंधित देश, मतलब जिस देश के भी निवासी हों, ठीक है, वहां का दस्तावेज होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी, संबंधित देश का दस्तावेज चाहिए होगा उनको। संबंधित देश का मतलब कौन सा? पाकिस्तान, बांग्लादेश, और कौन सा है? म्यांमार और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ठीक है। जो दस्तावेज होंगे वो इन तीनों देशों के से संबंधित होंगे। दस्तावेज में रहेगा क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट है। जो दस्तावेज होगा वो जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है,
जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। किराएदारी रिकॉर्ड, किराएदारी रिकॉर्ड ये हो सकता है। देखेंगे तो पहचान पत्र, पहचान पत्र भी चलेगा। लाइसेंस हो तो भी चलेगा, ठीक है, लाइसेंस। या फिर स्कूल प्रमाण पत्र, स्कूल शिक्षा प्रमाण पत्र जो प्राप्त होते हैं, ठीक है। कौन है फिर पात्रता, किसको मिलेगी, या फिर पात्र कौन है? तो पात्रता जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं उसमें 6 धर्म के लोगों के लिए है। ये कौन कौन है उसमें? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये 6 धर्म के से संबंधित है, ठीक है। इनमें से कोई भी होगा तो चलेगा, ठीक है ना, इनमें से कोई भी, मतलब इन सब के लिए है, खुला हुआ है। सर ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया। कि 31 दिसंबर 2014 पात्रता में ही 31 दिसंबर 2014 से पहले आप भारत आए हों अगर, ठीक है, घूमे टहले होंगे, बात समझ रहे हैं? 31 दिसंबर 2014 से पहले की बात है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मतलब 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो इन तीनों देशों में पलायन कर गए हैं, ठीक है, बात तब की है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई उत्पीड़न हुआ है तो ये वहां से विभाग के आए 31 दिसंबर 2014 से पहले, लेकिन यही ड्यू डेट आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। 31 दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक उत्पीड़न के चलते, ठीक है, वो इन तीनों देशों से भारत आए हों अगर भाग के, साथ में ये धर्म के होने चाहिए। 31 दिसंबर 2014 है या फिर इससे पहले की बात है, ये शर्त याद होनी चाहिए हमें, ठीक है। अब इसमें भी हमको ऐसे नहीं कि आप मतलब कि आप आ गए तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, उसके बाद भी अगर आप आए हैं तो उसके साथ साथ आपके पास कुछ भारतीय दस्तावेज भी होने चाहिए। भारतीय दस्तावेज क्या होने चाहिए आपके पास? भारतीय दस्तावेज में आपके पास पासपोर्ट, वीजा, ठीक है, जनगणना स्लिप, जनगणना स्लिप होनी चाहिए, पैन कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, बिजली बिल होना चाहिए आपके पास, बिजली बिल होना चाहिए, बीमा पॉलिसी भी होनी चाहिए, तब आप देश के नागरिक बन सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप भारत के नागरिक बन भी गए। इसके अलावा भी ये सारी पात्रता का पालन करने के बाद भी क्या किया जाएगा, एक समिति द्वारा उसकी जांच भी कराई जाएगी, क्या ये योग्य हैं नागरिकता प्राप्ति के। इन सब के बाद उच्चाधिकार उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच होगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है? ये नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन है, ठीक है, पहली चीज तो ये याद रखना है, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन है भाई, ठीक है। इसके माध्यम से इस वाले अधिनियम में संशोधन किया गया, ओके। 2019 में क्या मामला बोला गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले धार्मिक उत्पीड़न के चलते पलायन कर गए हों, यही उसमें प्रावधान था। ये लिखिएगा, इन समुदाय मतलब ये उपरोक्त जो समुदाय हैं, इन समुदायों को
विदेशी अधिनियम 1946, विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के अंतर्गत किसी भी आपराधिक मामले से छूट दी जाएगी। अब ये जो दोनों अधिनियम अभी हमने पढ़े, विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920, ये दोनों अधिनियम क्या करते हैं भाई कि भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने और वीजा या परमिट समाप्त होने के बाद भी यहाँ रहने वाले लोगों के लिए दंड देने की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना है कि आपराधिक मामले छूट जाएगी मतलब हैं विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920। ठीक है, ये क्या प्रावधान करते हैं भाई, लिख लीजिए। तो ये दोनों अधिनियम भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने, एक मिनट क्या बोले ये दोनों सर? हाँ, भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने और वीजा या परमिट समाप्त होने के बाद भी ठीक है, होने के बाद भी यहां रहने वाले लोगों के लिए दंड देने की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, निवास की अवधि इसमें क्या बताई गई थी, निवास करने की अवधि मतलब कितने साल तक आप रहेंगे तब आपके लिए ये सारे प्रावधान होंगे। पहले तो होता था कि 12 साल तक आपको रहना चाहिए, लेकिन अब कितना कर दिया गया, 6 साल। 6 साल 12 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, रहने की अवधि को। ओके, ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्तमान समय में देशीकरण द्वारा प्राप्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने का नियम क्या है, वर्तमान समय में अभी जो चल रहा है, इसको लागू होना, ये लागू होगा वो तो बात की बात है, लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में अगर बात करें तो उसमें कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति हो वो भारत का नागरिक होगा जो पिछले मतलब 14 सालों में 11 साल तक भारत में ही रहा होगा। वर्तमान का जो नियम है वो ये कहता है, या फिर पिछले 12 महीने से भारत में रह रहा हो, एक ये भी प्रावधान है। और याद रखना है CAA उन पर बिल्कुल नहीं लागू होता है जो पहले से भारत के नागरिक हैं। ठीक है, जो पहले से भारत के नागरिक हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होता है। ठीक है, ओके। दस्तावेजों में ना ये जो यहाँ के संबंधित दस्तावेज है ना, उनमें एक और आप अपना नोट कर सकते चाहे तो यही कहीं पर नोट करिएगा, यही सब पे कहीं पर नोट करिएगा कि कोई भी दस्तावेज जो ये दर्शाता हो कि आवेदक के माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी में से कोई भी एक इन तीनों देशों में से किसी भी एक के नागरिक हैं या फिर पहले से रहे हों। आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं। अब उनको उनके पास भारत का भी कुछ प्रमाण पत्र होना चाहिए, दस्तावेज होना चाहिए। तो हमने क्या बताया है, आगमन पर वीजा, आवर्जन टिकट, ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। या फिर एक शब्द है FRRO। FRRO क्या है, विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या भारत में विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, है ना। सबसे बड़ा प्रमाण पत्र शादी वाला। ठीक है, आवेदक को 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की जानकारी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। ठीक है, लिख लीजिए। तो आवेदक को जिलाधिकारी के पास आवेदन नहीं करना होगा, मतलब आवेदन हमने ऊपर ही बता दिया है कि ऑनलाइन होगा आवेदन, है ना। इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। आप ऐसे लिख सकते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वेब पोर्टल के माध्यम से, ये आप लिख सकते हैं, ये इसका वो है। ठीक है, इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा, लिख लीजिएगा अगला पॉइंट इसी में, केंद्र सरकार द्वारा एक अधिकार प्राप्त समिति और एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। वही उच्चाधिकार
प्राप्त समिति होगी, है ना, जो जांच पड़ताल करेगी। ठीक है। छूट वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। छूट वाले तो ये सभी भारत के किसी भी राज्य में छूट वाले में लीजिए, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल कौन कौन से राज्य हैं? आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों को छूट दी गई है। ठीक है, लीजिएगा। आसाम में कार्बी आंगलोंग, मेघालय में गारो हिल्स, मिजोरम में चकमा जिला और त्रिपुरा का आदिवासी क्षेत्र, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र के जिले शामिल होंगे। इसमें जैसे सीधे सीधे कहा गया है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिक होने चाहिए, और उसमें भी कौन होने चाहिए? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। मतलब यह है इन तीनों देशों में मुस्लिम बाहुल जनसंख्या है, ऐसा इनका मानना है भी। ठीक है, मानना क्या है? मुस्लिम बाहुल जनसंख्या है और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक उत्पीड़न के शिकार भी हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पर मतलब कुछ ही धर्म, विशेष धर्म के लोगों को ये नागरिकता का प्रावधान किया गया है उनके लिए, और कुछ ही देशों को इसमें शामिल भी किया गया। ठीक है, एक बात तो ये हमको याद रखनी पड़ेगी। अब बात कर लें तो इसकी आलोचना भी हो सकती है, आलोचना कुछ मामलों में हो सकती है। इसके आलोचना की अगर हम बात करेंगे तो जैसे किसी विशेष समुदाय को लक्षित किया गया है, विशेष समुदाय को लक्षित किया गया है ना, खिलाफ है। ये जो नागरिकता कानून है ना, वो आर्टिकल 14 के खिलाफ है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार, है ना, सबको समान अधिकार प्रदान करता है। तो यहां पर किसी विशेष समुदाय को लेकर क्यों, बात समझ रहे हैं? इसकी आलोचना हो सकती है। इसकी जो प्रकृति है, इसकी प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति इसकी भेदभावपूर्ण है भाई। भेदभावपूर्ण क्यों है? किस मामले में भेदभावपूर्ण है? श्रीलंका में तमिल लोग रहते हैं और म्यांमार में भी कुछ है ऐसे रोहिंग्या हिंदू, उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उनको नहीं शामिल किया गया इसमें। श्रीलंकाई तमिल को और म्यांमार के रोहिंग्या हिंदू को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इस मामले में भी इसकी आलोचना है कि ये इसकी जो प्रकृति है वो भेदभावपूर्ण है। ठीक है, एक चीज और आप देख सकते हैं, द्विपक्षीय संबंधों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ये जो तीन देश हैं ना हमारे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, इसमें एक सवाल ये आता है कि आसाम समझौता क्या है? आसाम और CAA की अगर बात करें तो आसाम में एक समझौता हुआ था 1985 में। आसाम समझौता हुआ था 1985 में, और 1985 में एक समझौता हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि 25 मार्च 1971 के बाद, 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को किसी भी मामले में, किसी भी धर्म के हों, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा। आसाम समझौता 1985 का ये प्रावधान है कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से अगर किसी भी धर्म के लोग, किसी भी धर्म मतलब हिंदू भी हो सकते हैं, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, कोई भी हो, मुस्लिम, उन सबको निर्वासित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, यहां नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अब ऐसे मामले में कहीं ना कहीं ये CAA के इतर है, लेकिन हमने एक चीज और पहले ही बता दिया आपको, उसमें कंफ्यूज भी नहीं होना है। हमने क्या बताया था कि अनुसूची, छठी अनुसूची में शामिल राज्यों को छूट दी गई है ना। और छठी अनुसूची में जो कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, है ना,
तो इन 4 राज्यों को इस मामले में छूट दी गई है, भाई वो अपने हिसाब से देखेंगे उसको। बाकी किसी भी राज्य को, बाकी राज्यों को बहुत सीमित शक्ति दी गई है इस नागरिकता कानून के मामले में। ठीक है, ठीक है, याद रखना इस बात को। एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, ये जो सीए कानून है ये पूरे देश में एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण करता है। जैसे क्या बताता भाई, ये 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले कोई अगर आया होगा तो वो भारत का नागरिक है। ठीक ना, इसका ये भी याद रखना। लेकिन यहां पर इस समझौते के तहत या जो विशेष प्रावधान है उसको ये ओवरलैप नहीं करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो हमने पहले ही आपको बता रखा है। ठीक है, छठी अनुसूची में शामिल राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों को छूट दी गई, आदिवासी क्षेत्रों को छूट दी गई, पूरे राज्यों को छूट नहीं दी गई है। थोड़ा सा भी सोच के रखना। ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों को छूट दी गई, पूरे राज्यों को छूट नहीं दी गई है, क्योंकि आसाम में सिर्फ कार्बी आंगलोंग जिला ही नहीं है, मेघालय में सिर्फ गारो हिल्स ही क्षेत्र नहीं है, है ना, मिजोरम में सिर्फ चकमा एक जिला नहीं है, और भी जिले होंगे वहां पे। बात समझ रहे हैं ना? जी सर। हाँ, तो ये जी थोड़ा सा हो गया आपका नागरिकता कानून हो गया। ठीक है, कल अभी आया था तो मसरूफा बोलती बात करने के लिए, तुम कहे ठीक है।